हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अभी इन दिनों हमने जो है लीनियर अलजेब्रा का जो है 5th चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसका नाम है आइगन वैल्यूज़ एंड डायगोनल एलिजिबिलिटी, और उसी का हम वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में डिस्कशन करने वाला हूँ। पहले तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दूंगा, ठीक है, जहाँ से कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, और वो है डायगोनलाइजेबिलिटी। उस पर हम बात करेंगे, यानी कि डायगोनलाइजेबल लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे उसको लीनियर ऑपरेटर और स्क्वायर मैट्रिक्स से लिंक ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। ओके, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, है ना। तो सबसे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा हूँ। ठीक है, देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं चाहूँ तो सिर्फ कॉन्सेप्ट का जो जैसे कोई डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन बताते बताते मैं वीडियो को कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, शायद व्यूज़ भी अच्छे खासा आ जाए, लेकिन मैं एक सिलेबस के व्यू से आगे बढ़ता हूँ, है ना। यानी कि अगर आप नेट या सेट की तैयारी कर रहे हैं या IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन में भिड़े हुए हैं, जनरली ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनका, है ना कहीं उसका जो कंटेंट है वो नहीं मिलता ऑनलाइन, और मिलेगा वीडियो में भी तो वो भी पैड करना पड़ता है उसका, है ना। तो मैं वही चीज़ जो है फ्री में अवेलेबल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने नोट्स बनाया, जो रेफरेंस बुक फॉलो किया, वहाँ से जो निचोड़ है, जो आपका ब्रह्मास्त्र है कहना चाहिए, वो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, और लगभग हर वीडियो की यही खासियत होती है। कई वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, कई जो है आपको नॉर्मल लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एक फ्लो में चल रहा होता है, और हर एक वीडियो इंटरेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप समझ के उसको इंटरेस्टिंग वे में ले सकते हैं। ठीक है ना, आप पे डिपेंड करता है कितना आप इंटरेस्ट इसमें लेते हैं। ठीक है ना, तो नोट्स ज़रूर बनाइए। ओके, तो इम्पॉर्टेंट नोट है ये। ठीक है ना, देखना, समझिए, है ना। मैंने दो नॉन जीरो वेक्टर लिया, है ना, r⁴n से मैंने वेक्टर लिया, जिसको रो वेक्टर के फॉर्म में लिया हूँ। रो वेक्टर में तो समझना चाहिए कि आपका रो के फॉर्म में, तो ये 1 क्रॉस n के फॉर्म में, 1 क्रॉस n के फॉर्म में। क्लियर। अब ये नॉन जीरो वेक्टर है, इतना क्लियर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब A का ट्रांसपोज अगर करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है 1 क्रॉस n है वो n क्रॉस 1 हो जाएगा, और B तो अपने प्लेस पर ही है। ठीक है ना, n क्रॉस 1 और ये है 1 क्रॉस n, दोनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट किया, और प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, ये जो है सेम होना चाहिए। 1 और 1 सेम है तो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। ओके, नंबर ऑफ, है ना, जो कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का, और नंबर ऑफ रोज है सेकंड मैट्रिक्स, दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, मिलेगा क्या, n क्रॉस n। यस, तो मिलेगा n क्रॉस n, और मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, ऑब्वियसली, है ना, A1 इनसे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, ये मिला, फिर A2 इन सब से टकराया, ये मिला, फिर A इन सब से टकराया, ये मिला, तो मिला क्या, n क्रॉस n मैट्रिक्स। क्लियर है। तो ये जो A ट्रांसपोज B है, n क्रॉस n मैट्रिक्स मिला, इसको मैंने नाम दे दिया A, और इसी A पर रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले इनका रैंक देखते हैं, फिर नलिटी देखेंगे, फिर उसको AM और GM से लिंक करेंगे। ठीक है ना। ओके, तो आपको पता है ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है ना, अगर ये नॉन जीरो वेक्टर है तो इनकी जो रैंक होगी कम से कम 1 होगी। तो जो A और B है, ये दोनों क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो वेक्टर होने का मतलब क्या है, आखिर में ये मैट्रिक्स तो है ना, ठीक है, रो मैट्रिक्स तो है ना। ठीक है, अब अगर ये मैट्रिक्स है तो इनकी भी अपनी रैंक हो सकती है। ठीक है, तो अपने को पता है ये 1 और n है, तो इनकी जो रैंक होगी, है ना, मिनिमम ऑफ 1, n। ठीक है, दोनों में जो मिनिमम होगी या उनसे भी छोटी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि रैंक जो है n हो सकती है, 1 हो सकती है, या उससे छोटी। तो ऑब्वियस सी बात है n जो है ना, और 1, दोनों मिनिमम 1 होगी। ठीक है ना, तो ये 1 है, समझ लो, है ना। अब इनसे इक्वल या इनसे छोटा, यानी 1 होगा या 0 होगा, कुल मिला के बात कहूँ तो इसकी जो रैंक होगी 1 होगी या 0 होगी। ठीक है ना। अब चूंकि मैं इसको नॉन जीरो ले रहा हूँ, इसको भी नॉन जीरो ले रहा हूँ, तो 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब 1 होना पड़ेगा। इसका मतलब इनकी जो रैंक है फिक्स है 1, इनकी रैंक है फिक्स है 1। इतना क्लियर। अब A को मैं ट्रांसपोज कर दूँ, उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है, कॉलम के फॉर्म में आएगा, अब भी ये नॉन जीरो ही है, तो इनकी रैंक है 1, इनकी रैंक 1। दो मैट्रिक्स जिनकी रैंक 1 है ना, उनको प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स बनाओगे उनकी रैंक भी क्या होगी, 1 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। ओके, तो रैंक ऑफ A ट्रांसपोज B इक्वल्स रैंक ऑफ A ट्रांसपोज रैंक ऑफ B, इसकी रैंक 1, इनकी रैंक 1, 1 × 1 1। ठीक है, तो रैंक ऑफ A कितनी है, 1। क्लियर हुआ ना, दिखने में तो बड़ा भयानक दिख रहा है, लेकिन है 1 है, इसकी रैंक कितनी है, 1। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है जब इस टाइप के मैट्रिक्स लेते हो ना, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है ना, इनकी जितनी रैंक होती है एग्जैक्टली उतनी ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होती है, यानी कि रैंक ऑफ A 1 है ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, और नॉन जीरो आइगन वैल्यू को चलो अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, नॉन जीरो आइगन वैल्यू अल्फा है, तो अल्फा के करस्पॉन्डिंग AM क्या होगा, है ना, एक ही है ना, है ना। AM का मतलब होता है कितने टाइम रिपीट हो रहा है, तो एक मात्र आइगन वैल्यू है नॉन जीरो, तो एक ही टाइम, एक ही बार है, तो रैंक ऑफ ही एग्जैक्टली AM लैम्डा इक्वल टू 1 अल्फा के इक्वल है। ठीक है ना, तो और एग्जैक्टली किसके इक्वल है, ये 1 के। सेम
नलिटी की बात करें तो रैंक नलिटी थ्योरम से अगर आप दिमाग लगाएंगे तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ऑर्डर ऑफ एन के इक्वल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होगा। रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ इक्वल्स टू ऑर्डर कितनी है भैया, एन। इतना क्लियर। तो यहाँ से नलिटी निकालोगे तो एन माइनस रैंक ऑफ ए वन है, एन माइनस वन हुआ। क्लियर ना। इसका मतलब जो नलिटी है वो कितनी है, एन माइनस वन है। परफेक्ट। अब ये जो n माइनस वन है यहाँ पे जस्ट नंबर ऑफ जीरो आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होगी। इसका मतलब है ना आइगन वैल्यू जीरो कितने टाइम है, n माइनस वन टाइम। परफेक्ट। इसका मतलब एम करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू जीरो, ठीक है, एग्जैक्टली नलिटी के इक्वल हो गया। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला। रैंक वन है, ठीक है ना, एम करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू अल्फा, और नलिटी जो है n माइनस वन है जो कि एम करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो इसके पास टोटल n आइगन वैल्यूज़ हैं, उसमें से n माइनस वन तो जीरो और एकमात्र क्या है, नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ठीक है, जिसको मैंने अल्फा ले लिया है। इतना क्लियर हुआ। और इनकी रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट और क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पॉइंट डालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा। लॉजिक लगाइए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सी ऑफ एक्स में निकाल रहा हूँ, है ना, ठीक है। जीरो कितने टाइम है भाई, एन माइनस वन टाइम, और जो नॉन जीरो आइगन वाला अल्फा वो कितना टाइम, वन टाइम। यही होगा ना, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस अल्फा, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। क्लियर। और एक चीज़ आपको पता है, ट्रेस के बारे में बात करें, डिटरमिनेंट की अगर बात करें तो ये तो जीरो होगा, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू जीरो भी है। अगर कोई भी मैट्रिक्स, क्योंकि अपने को पता है डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल, तो एकमात्र भी आइगन वैल्यू अगर जीरो हो गया ना तो उसकी डिटरमिनेंट जीरो होती है। तो डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, जीरो। अगर मैं बात करूँ ट्रेस की, है ना, इस तरह के मैट्रिक्स की जो ट्रेस होती है किसके इक्वल होगा, तो ट्रेस तो बेसिकली होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज की, सम ऑफ डायगोनल्स। इसका जो बेसिक डेफिनेशन है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस एंड सो ऑन प्लस एन, ठीक है। इसका मतलब ये एक्चुअल में है समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n AI BI की इक्वल इस सिचुएशन में। और अपने को पता है ये सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होता है ट्रेस जो है। इसका मतलब है ना आपका एकमात्र अल्फा हो गया और बाकी पूरे है ना 0 0 0 0, ठीक है ना। ये आपका ओनली वन टाइम और ये पूरा n माइनस वन टाइम, ठीक है। तो आखिर में ऐड होकर के तो अल्फा ही आएगा। इसका मतलब जो ट्रेस है, जो कि सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज हो, किसके इक्वल होगा, है ना, एकमात्र अल्फा के। यानी कि जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है एग्जैक्टली वो ट्रेस के इक्वल है। तो इस तरह के मैट्रिक्स में अगर आपको आइगन वैल्यू फाइंड करना है तो अलग से आइगन वैल्यू के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जाने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देख लीजिए इसका, है ना, इनका सम कितना आ रहा है, एग्जैक्टली वही क्या होगा इनका आइगन वैल्यू। परफेक्ट ना। तो इसका मतलब इसको आप रिप्लेस कर सकते हो एक्स टू दी पावर n माइनस वन, है ना, इंटू एक्स माइनस ट्रेस ऑफ ए करके, इस तरह से भी रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसकी डायगोनलाइजेबिलिटी में बात करना है तो एम और जी एम इक्वल होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशन है। मैं इसके बाद जस्ट डायगोनलाइजेबिलिटी में बात करूंगा, लेकिन उसके बारे में मैं यहाँ बता दिया रहता हूँ, ठीक है ना। आप चाहे तो है ना अभी जो बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन उसको आप, है ना, आप आगे बढ़ा करके पहले डेफिनेशन देख लीजिए, फिर इसको आप प्रीवियस में आकर के इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। अल्फा के करस्पॉन्डिंग एम कितनी है, वन है, ठीक है। अगर एम वन है तो जी एम भी वन होता है, इतना तो क्लियर है। तो एम इक्वल्स टू जी एम हो गया अल्फा के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो अपने को पता है नलिटी कितनी है, n माइनस वन, परफेक्ट ना, ठीक है। तो नलिटी ऑफ a माइनस जीरो आई, मैं इस नलिटी ऑफ, है ना, ऑफ a को लिख सकता हूँ, है ना, और ये होगा जी एम करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू जीरो, परफेक्ट ना। तो लैम्डा इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग जो जी एम है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल है, और ये कितनी है n माइनस वन, और जीरो कितने बार है, n माइनस वन टाइम है। इसका मतलब m भी n माइनस वन बार है, तो दोनों इक्वल हो गया ना। तो इन जनरल बोथ क्या है, इक्वल है, यानी कि एम और जी एम, ठीक है ना, एम इक्वल्स टू जी एम, है ना, ठीक है, फॉर एवरी लैम्डा। ओके, जितने भी आइगन वैल्यूज़ होंगे सभी के करस्पॉन्डिंग अगर एम जी एम दोनों इक्वल होता है तो इसमें डेफिनेशन यही है कि वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो हैंस, है ना, ए इज़ डायगोनलाइजेबल, परफेक्ट है। तो इस बात को ध्यान रखिए, है ना, ओवर फील्ड एफ, ठीक है। तो ए क्या हो गया, डायगोनलाइजेबल। जितने भी मैंने यहाँ रिजल्ट बताया, एक यहाँ पे ट्रिक क्या कर सकते हैं, जितने भी एंट्रीज लिए थे पूरा वन से रिप्लेस कर दो, है ना। ऐसा सिचुएशन आ सकता है ना, फिर आप उसको खुद से प्रैक्टिस करना, टू से भी रिप्लेस करके देखना, 3 से रिप्लेस करके देखना, ठीक है ना। तो मैं एक बता देता हूँ, ठीक है, जो आपने ए लिया था इसको पूरा वन से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। ऑब्वियसली सेम प्रोसेस है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ, है ना, कलाकारी नहीं करूँगा, ठीक है। सेम प्रोसेस है, ये हो गया आपका, है ना, आर पर। तो दो वेक्टर आप जो ले रहे हो एग्जैक्टली सेम ले लिया मैंने, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज बी जब करोगे, मल्टीप्लिकेशन होगा तो पूरा एंट्रीज क्या आ जाएगा, 1 1 एंड सो ऑन 1 1 1 एंड सो ऑन 1 1 1 एंड सो ऑन 1 करके, परफेक्ट है। एन क्रॉस एन यही आपका है। तो पूरे इन्फॉर्मेशन को पूरे इससे रिप्लेस करके देख लीजिए क्या क्या मिल रहा है रिजल्ट इसी में, है ना। रैंक
सेम वही 1 है ना, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू इक्वल। अब जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू उसको अल्फा मैंने मान लिया है ना, नलिटी सेम, पूरा रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा था ट्रेस, डिटरमिनेंट तो 0 होगा, ट्रेस जो होगा सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होता है ना, और यहाँ पे सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज भी तो होगा, किसके इक्वल होगा 1 + 1 + n 1 + 1 कितने बार n, परफेक्ट। तो ट्रेस जो है जो कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होता है ना, अल्फा + 0 + 0 + तो अल्फा इक्वल टू n होगा, तो जो ट्रेस है एग्जैक्टली n के इक्वल होगा। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो मिलेगा ना x माइनस है ना अल्फा के प्लेस पे आप n लिख सकते हो और x टू द पावर n - 1 ये मिलेगा। एग्जैक्टली जितनी ऑर्डर है एग्जैक्टली वही इनकी आइगन वैल्यू, ठीक है। तो पूरे रिजल्ट से आप रिप्लेस कर लीजिए, यहाँ पे डायगोनल अलजेब्रा का केस मिलेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी चीज़ बताया गया आपको क्लियर हुआ होगा। खुद से यहाँ पर जो एंट्रीज लेते जाओ और उसको प्रैक्टिस करते जाइए। डेफिनेशन देखिए डायगोनल अलजेब्रा मैट्रिक्स का, और डायगोनल अलजेब्रा मैट्रिक्स से पहले डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता है ना, मैं एक बार रिवाइज कर दूँ। इस तरह इस फॉर्म में होता है ना, जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज में नॉन जीरो जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एल्सेवियर बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे, है ना। सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें जब है ना किसी पर्टिकुलर एक स्केलर से रिप्लेस कर देते हो तो उसी को बोलते हो स्केलर मैट्रिक्स, और 1 से रिप्लेस कर देते हो तो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। है क्या ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स, परफेक्ट। जब किसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर दिखा देते हो तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनलाइजेबल। समझ आ रहा है ना, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है ना, ठीक है, और ये आपका कोई डायगोनल मैट्रिक्स है डी। जब ए को डी के सिमिलर बता देते हो तब हम बोलेंगे कि ए जो है ना डायगोनल जैसा है। तो डायगोनल जैसा है, डायगोनल योग्य है, इसका मतलब डायगोनलाइजेबल है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो बेसिकली ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता है, हो सकता है कि अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स ही हो तो डायगोनलाइजेबल है, सीधा सीधा, उसको किसी सिमिलर बताने की जरूरत नहीं है। इतना बात क्लियर हो गया। जो मैट्रिक्स आप ले रहे हो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर वो पहले से डायगोनल है तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स से सिमिलर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद अपने है ना जो है डायगोनल है तो खुद ही डायगोनल अगर है तो वो डायगोनलाइजेबल है। लेकिन अगर वो डायगोनल नहीं है तो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर दिखाना पड़ेगा। बात क्लियर है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, उनके सिमिलर होना चाहिए। अगर सिमिलर हो गया इसका मतलब ये डायगोनल जैसा है तो डायगोनलाइजेबल। इतना क्लियर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ए को मैं डी के सिमिलर कैसे बताऊँगा, है ना। डी के सिमिलर बताने का मतलब है ऑब्वियसली, है ना, ए जो है डी के सिमिलर होने का मतलब क्या है, ए में अगर मैं पी इनवर्स और पी को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डी के इक्वल होना चाहिए। यानी पी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से ध्यान रखना, तो पी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें आप लेफ्ट से या राइट से मल्टीप्लाई करते हो इनवर्स और इसको, तो डी के इक्वल हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ए और डी के है दोनों सिमिलर है, और डी के है यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। बस हो गया, ये पूरी चीज़ मैं बता दी हूँ, क्लियर ना। अच्छे से नोट कर लेना, मैं रिवाइज कर देता हूँ। लेट ए इक्वल्स टू ए एन क्रॉस एन वेयर एज बिलोंग्स टू एफ बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। याद रखना फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। देन ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल ओवर एफ, है ना, इफ़, क्योंकि फील्ड अगर चेंज तो वहाँ प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। तो ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल ओवर एफ इफ देयर एग्जिस्ट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी ऑफ ऑर्डर एन सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू डी वेयर डी इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो बात क्लियर हुई। तो कोई मैट्रिक्स को मैं डायगोनलाइजेबल बोलूँगा यदि वो हो सकता है कि वो खुद डायगोनल हो, और डायगोनल नहीं है तो डायगोनलाइज, है ना, जो मैट्रिक्स में ले रहा हूँ हो सकता है खुद डायगोनल हो तो डायगोनलाइजेबल, लेकिन अगर डायगोनल नहीं है तो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होना चाहिए, तब मैं बोलूँगा कि ये क्या है, डायगोनलाइजेबल। क्लियर है। अब इसी को लीनियर ऑपरेटर में आप डिफाइन कीजिए, डायगोनलाइजेबल लीनियर ऑपरेटर, है ना। डेफिनेशन देखिए अच्छे से, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। लेट वी और एफ बी अ वेक्टर स्पेस सच दैट डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स टू एन, दैट इज वी इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, है ना। And let T from V to V be a linear operator, then T is said to be diagonalizable linear operator if there exists a basis beta of V such that matrix representation of T with respect to beta is diagonal matrix, diagonalizable matrix, है ना, diagonalizable matrix, ठीक है, या फिर similar to diagonal matrix। क्लियर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आखिर में मैट्रिक्स से लिंक करना ही पड़ेगा। एक लीनियर, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लिए, उस पर लीनियर ऑपरेटर लिए, उस लीनियर ऑपरेटर को मैं डायगोनलाइजेबल लीनियर ऑपरेटर कहूँगा। कंडीशन ये है कि वेक्टर स्पेस वी का कम से कम एक जो है बेसिस मिल जाए जिनके रिस्पेक्ट में अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करता हूँ तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो किसी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए या फिर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होना चाहिए। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो वो डायरेक्ट डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, ऐसा बता सकते हो। अगर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या, किसी डायगोनल मैट्रिक्स से सिमिलर हुआ ना। बात क्लियर है। तो आखिर में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं कि वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं, और इसके लिए हो सकता है खुद डायगोनल कोई या नहीं है तो फिर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर देखना पड़ता है। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी चीज़ बताया गया आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें होती है ना,
है ना, जिनको क्लियर नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता ये कॉन्सेप्ट जो है, इसीलिए उनको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। जहाँ तक ट्रिक्स की बात है, टेक्निक्स की बात है, वो भी इस वीडियो में बताया नहीं हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पूरा डायगोनलाइजेबिलिटी पर बेस्ड जितने भी ट्रिक्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए काम आते हैं उन पर मैं बात करूँगा, जिसको डायगोनलाइजेबिलिटी टेस्ट कहते हैं, ठीक है, वो बताऊँगा, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।